स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। बहुत कुछ में से एग्जैक्टली जो काम का है वो निकालना यही स्मार्टनेस है। जैसे पिछले वीक में ये 3 टॉपिक्स न्यूज़ में थे। हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकालनी है और जानना है कि उसको कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट टॉपिक है 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 2 चीज़ें अपने काम की हैं। स्पीच में कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है बाय मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर, वही इंडिया का स्टैंड है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। इंडिया ने कहा है दैट नीड ऑफ रिफॉर्म, वो हम हमेशा ही कहते हैं। साथ में कहा है कि तभी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर हो पाएगी इस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की। मल्टीलेटरलिज्म में लोगों का विश्वास कम हो रहा है। जो वादे किए गए थे, डेडलाइन करीब है और वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो रिफॉर्म इज वन वर्ड। रिक्लेम व्हाट? द प्रोमिसेस, द आइडियल्स व्हिच वर गिवन व्हेन यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड। याद कीजिए, पीस, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस। तो क्या यूएन वो कर पा रहा है? कहां पर चैलेंजेस हैं? तो ये इंडिया इंडिकेट करना चाह रहा है। प्लस कहा है कि यूएन को आज के चैलेंजेस के लिए रेडी होना होगा। यहां पर टी का मतलब है टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक फ्रिक्शन एज वी आर सीइंग इन द वर्ल्ड। एक है ना कि इकोनॉमिक फ्लक्स चल रहा है। टैरिफ, जो यूएस यूनिलैटरल टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है, सैंक्शंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको इकोनॉमिक फ्रिक्शन कहा गया है। देन डी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2030 का टारगेट है ना, लेकिन अभी कितने ऐसे गोल्स हैं जो इंडिया अचीव कर पाया है या फिर ग्लोबल साउथ के बाकी नेशंस अचीव कर पाए हैं, और उसमें यूनाइटेड नेशन का जो एफर्ट है उसमें कुछ गैप है क्या? सो दैट इज व्हाट इंडिया इज हाईलाइटिंग। तो ध्यान रखिएगा, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक फ्रिक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडिया ने कहा है कि वी आर रेडी फॉर टेकिंग अप ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दीज ग्लोबल इश्यूज। तो ये तो हो गया कंसाइज कीवर्ड जो आपके काम का है जब हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डॉक्टर एस जयशंकर की स्पीच की बात करते हैं। नाउ ये स्पीच हो रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यूएनजीए सबसे यू कैन से मेन ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में 193 नेशंस हैं और वो सारे के सारे नेशंस यूएनजीए के मेंबर तो होंगे ही होंगे, है ना। फिर उसके बाद यूएनजीए के बाद अलग से स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हो सकती हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये एक तरीके से डेलिब्रेटिव हाउस है। यहां पर डिस्कशन होता है। अच्छा, यहां पर जो डिस्कशन होता है, क्या उसके बाद जो डिसीजन लिया जाता है विद रेस्पेक्ट टू सिक्योरिटी इशूज, पॉलिटिकल अफेयर्स, क्या वो बाइंडिंग होता है उस मेंबर नेशन पर जिसको कोई ऑर्डर दिया गया है? तो देखिए, ये डेलिब्रेशन डिस्कशन का टूल है। यहां पर ये नॉन बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग नहीं होता। तो आप कहेंगे सर फिर तो क्या ही फायदा है? नहीं नहीं, नॉन बाइंडिंग है, लेकिन आप वर्ड लिखेंगे पॉलिटिकली परसुएसिव है। मतलब कि देखिए, कई बार जो प्रेशर होता है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो काम करा देता है। तो इस वजह से क्योंकि यहां पर सभी मौजूद हैं, राइट, तो इस वजह से पॉलिटिकली परसुएसिव है, क्योंकि बाकी नेशंस जो उस देश के साथ रिश्ते रखते हैं वो भी बायलैटरल लेवल पर फिर प्रेशर बना सकते हैं, राइट। यूनाइटेड नेशन की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जो बजट है वो यहीं से पास होता है। किसी नए नेशन को, मतलब किसी नए स्टेट को नेशन डिक्लेयर करना हो, जैसे कि पैलेस्टीन को कहा जा रहा है ना, यार इसको तो डिक्लेयर करो नेशन स्टेट, तो कहां पर होगा? यूएनजीए से ही होगा। तो किसी को ऑफिशियली नेशन डिक्लेयर करना हो यूनाइटेड नेशन में, तो यूएनजीए से ही आपको पास कराना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी विच इज रिक्वायर्ड। प्लस अपने काम को आसान करने के लिए यूएनजीए 6 कमिटीज बनाकर रखता है, जैसे कि डिसआर्मामेंट, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन, पॉलिटिकल, लीगल, बजटरी। तो ये 6 कमिटीज हैं जो साथ में काम करती हैं इन इश्यूज पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी इशू पर भले ही आपने यहां पर 2/3 मेजोरिटी से हां बोल दी कि अरे दिस नेशन हैज डन समथिंग अगेंस्ट इंटरनेशनल कमिटमेंट और टू यूएन, क्योंकि यूएन चार्टर कहता है ना टेरिटोरियल एग्रेशन नहीं करना, राइट। लेकिन अगर किसी ने वायलेट कर दिया, यूएनजी ने 2/3 वोट से कह दिया कि हाँ इस नेशन ने गलत किया है, तो भी क्या कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है? आंसर इज नो। अच्छा, क्या यूएन के पास किसी भी तरह के मिलिट्री एक्शन की कोई पावर है? बताइए आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं सर। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप? फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडिया का क्या होगा? याद करो, यूनाइटेड नेशन जब बना था उससे पहले एक आइडिया आया था ना
मैं वर्ल्ड वॉर 2 की नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट बाद की बात कर रहा हूं। 1919 की फेमस स्पीच ऑफ वुडरो विल्सन, जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस बना था, कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया आया था। पर्पस क्या था? ऑल नेशंस आर गोइंग टू बी अंडर वन अम्ब्रेला। इफ एनी वन नेशन बिकम्स एन एग्रेसर, देन अदर नेशंस आर गोइंग टू बी टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट वन नेशन, सो दैट एग्रेसर कैन बी सबसाइडेड, कि भाई तुम अग्रेशन मत करना, क्योंकि पूरी दुनिया इस प्रिंसिपल पर अड़िग है। उसके लीग ऑफ नेशंस तो खैर फेल हो गया था, फिर यूएन बना, तो यूएन भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडिया पर बना, और कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडिया में मिलिट्री एक्शन का स्कोप है, और वो मिलिट्री एक्शन लेकिन यूएनजीए नहीं करा सकता। मेरा क्वेश्चन था यूएन कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, वो कर सकती है। कोई मुझे बताएगा कि कितनी बार और कहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल से मिलिट्री एक्शन एक्चुअली यूज हुआ है? क्योंकि अभी तो आप जानते हैं P3-2 यानी कि P5 जो है उसमें 3-2 डिवाइडेड है, वेस्ट और ईस्ट, और इस वजह से हर्डल रहता है, वीटो लग जाती है और वो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाता है। खैर उसकी डिबेट कहीं और लेकर चलेंगे, मतलब नेक्स्ट कभी जब डिस्कशन आएगा इस टॉपिक का तब लेकर चलेंगे यूएनएससी को, लेकिन अभी तो यूएनजीए पर फोकस करना है। तो आई थिंक ये बातें तो आपको क्लियर हो गई, यूएनजीए का प्राइमरी काम क्या है। अच्छा ये देखिए, थीम ये थी इस बार की, दिख रहा है आपको, बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। अच्छा यूएनजीए ने कोई ऐसा काम किया है जिससे आप हम आसपास कुछ इंपैक्ट देखते हो? अरे याद करो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, या फिर डीकोलोनाइजेशन के लिए जो डिक्लेरेशन हुआ था 1960s में, जिसमें कि नैम का भी कंट्रीब्यूशन था। तो हाँ स्टेप्स तो ऐसे लिए गए हैं। इसके अलावा एमडीजी, एसडीजी जैसे इनिशिएटिव्स, क्योंकि एसडीजी एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिस फ्रेमवर्क में एटलीस्ट इंटरनेशनल यू कैन से एजेंसीज ऑफ यूएन एज वेल एज जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने कुछ लीगल रिफॉर्म्स भी लाती हैं, अपनी पॉलिसीज को फोकस करती हैं, जिससे कि उन पर्टिकुलर एरियाज में इम्पैक्ट आ सके। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई काम का नहीं है। देखो ये इनिशिएटिव से इम्पैक्ट तो हुआ है कि नहीं? अच्छा जब मैंने कहा कि 2030 पास है और एसडीजी के जो गोल हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, कितनी जगह तो बहुत ही पुअर सिचुएशन है, तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन इज दिस, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, साउथ साउथ ट्रायंगुलर कोऑपरेशन, SSTC। अब ये है क्या, इसको समझाने के लिए मैंने दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं जी, इसका मतलब है हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जो ये कंट्रीज हैं दे कमिंग टुगेदर। मैं साउथ साउथ की कंट्रीज की बात कर रहा हूं। साउथ साउथ मतलब ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। साथ में आना होगा इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशन में आएंगी इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि यूएन की एजेंसीज हो गई, है ना। और सी में आ गया सिविल सोसाइटी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम कह रहे थे ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट से हम काफी पीछे हैं, स्पेशली ग्लोबल साउथ में, तो क्या करें, इस ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का इस्तेमाल करें। तो साउथ साउथ नेशंस भी साथ में आए, प्लस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी साथ में लाएं। भले ही ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हों जो ग्लोबल नॉर्थ में हो, जो डेवलप नेशंस में हो, और साथ में सिविल सोसाइटी को भी आना होगा। सिविल सोसाइटी यानी कि मीडिया, एनजीओज एटसेट्रा, इनको भी सपोर्ट करना होगा। कई जगह अवेयरनेस प्रोग्राम में काम आएगा, कई जगह अकाउंटेबिलिटी चेक रखने में काम आएगा, तभी जाकर वो एफर्ट निकल कर आएंगे विच आर बीइंग एक्सपेक्टेड। अच्छा और क्या करें भाई, इसके साथ चाहिए क्या, नॉलेज चाहिए कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजी चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखोगे जब भी इस पर हमें डिफाइन करना होगा, राइट। साउथ साउथ कंट्रीज, गवर्नमेंट्स कमिंग टुगेदर with international institutions and civil society. What is required? Knowledge of those areas where transformation is required is needed, then technology and resources, right? ठीक है, ये तो बेस आइडिया हो गया, लेकिन भाई पूरा करेंगे कैसे? तो देखो इसका जो बेस आइडिया है वो आया है बापा से। बापा, बेनिस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन, 1978 में ये डिसाइड हुआ था कि हाँ साउथ साउथ नेशंस को एक ट्रायंगुलर कोऑपरेशन करना पड़ेगा। केवल गवर्नमेंट और कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट की बात सोचे, या फिर साउथ साउथ के नेशन साथ भी आ जाएं, तो केवल उससे काम नहीं होगा, राइट। वी नीड अ क्लियर कट फ्रेमवर्क। तो ये डिसाइड हुआ था। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन डिक्लेयर किया था, टू शो द सिंसेरिटी ऑफ यूएन कि यस वी आर कमिटेड फॉर द डेवलपमेंट इन साउथ साउथ, ग्लोबल साउथ। इसके बाद यूएन फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये भी अलग से है, तो ये शो कर रहा है कि वो जो एक आई था ना
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विद कंट्रीज, तो वो पहला आई जो है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है, जिसमें 47 प्लस कंट्रीज ने फंड में को मतलब फिल किया है, फंड को डोनेशंस दी हैं। इसमें ग्लोबल नॉर्थ के नेशंस भी हैं, यानी कि डेवलप नेशंस ऑल्सो फंडेड दिस यूएन फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, और जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट चले हैं वो 70 प्लस नेशंस में चले हैं। तो ठीक है यार, इस फ्रेमवर्क से ये फायदा तो हो रहा है। 2024 में ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये इसको भी फंड मिला था, ये 10 मिलियन प्लस $, जिससे SDG 2 को इसने टारगेट बनाया, जिस जो है जीरो हंगर, राइट। तो स्पेसिफिकली इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना एज एन एग्जांपल, राइट। नाउ इंडिया का क्या कोऑपरेशन है इसमें, है कि नहीं, हमें तो वो इनिशिएटिव पता होना चाहिए। जैसे MEA जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसमें डेडिकेटेड डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन ये हमने बनाया हुआ है, यानी कि इंडिया को UN के साथ या फिर जो दूसरे ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं उनके साथ जो भी हमने प्रोमिसेस किए हैं, जो भी हमारे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो हम बात करते हैं, तो उसका कोऑपरेशन यहां से होता है। तो यानी कि एक तरीके से हम इस ट्रायंगल में अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे दे रहे हैं। साथ में इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड भी है, जिसको हम फंड करते हैं और जिसके बेसिस पर मल्टीपल ग्लोबल साउथ नेशंस आर हैविंग सर्टेन प्रोजेक्ट्स रनिंग, बी इट इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा। फिर डिजिटल डिप्लोमेसी, ये क्या है? ये सबसे पॉपुलर टूल है आजकल हमारा। बताइए क्या है एग्जाम्पल? अरे UPI, आधार पे, ये पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम ओपनली शेयर कर रहे हैं। ये लो कॉस्ट सॉल्यूशन है और हाई स्केलेबिलिटी रखता है। मतलब इस जैसे फॉर एग्जांपल फिलीपींस आधार पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करना चाहता है। आपको नहीं लगता UPI, आधार, बैंक से कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ों से हमने कितनी जगह जो पिल्फरेज हो रहा था फंड्स का उसको बचाया है, राइट। प्लस अपनी रीच को बढ़ाया, इंक्लूसिविटी को हमने पुश किया है, इंक्लूसिव ग्रोथ को पुश किया है। तो हम वही चीज़ दूसरों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और लो कॉस्ट सॉल्यूशंस विच आर यूज्ड इन इंडिया सीम्स टू बी मोर यूजफुल फॉर द ग्लोबल साउथ, यानी कि ग्लोबल नॉर्थ के कुछ जो सॉल्यूशंस होंगे टेक्नोलॉजी के, शायद वो उतने काम के ना हो ग्लोबल साउथ के, जितने किसी सदर्न नेशन जैसे कि इंडिया, वहां से निकले सॉल्यूशन उनके काम के हों, राइट। यू कैन ऑल्सो कोट हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर हर्ष वी श्रिंगला, हु सेज दैट we should see more comity between India and Africa because both are developing nations, both have value-based similarities. Community-based solutions are required. So community-based solutions which are used in India can be replicated there. And similarly, if some solutions are developed in certain African countries, that can be also adopted in case of India. So you can also quote in this, क्योंकि ये क्या है, वो उसी ट्रायंगल का वो साउथ साउथ कोऑपरेशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यू कैन से एंगेजमेंट का एक एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद वॉइस, इंडिया इज बिकमिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। चाहे WTO में नेगोशिएशंस की बात हो विद रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, याद है आपको जब फूड स्टॉकिंग की बात करते हैं, फिशरीज की बात करते हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज की बात करते हैं, हर जगह पर ग्लोबल साउथ के नेशंस को जो एक्सेप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फार्मर कम्युनिटी है वो मार्जिनलाइज फार्मर है, उसको गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे आप पर ये लिमिटेशन लगेंगी सब्सिडी की, फॉर एग्जांपल 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हम इन लिमिटेशन से एक्सेप्शन चाहते हैं, जिसका फायदा अदर ग्लोबल साउथ के नेशंस को भी होता है, राइट। सिमिलरली फिशरीज, सिमिलरली आपके फूड स्टॉकिंग, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमारे लिए ज़रूरी है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड फूड न्यूट्रिशियस, यू कैन से कवरेज हम प्रोवाइड कर सकें। वैसे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फूड सिक्योरिटी की बात करता है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अलग होती है, लेकिन फिर भी जो हमारे एफर्ट्स हैं वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर भी फोकस कर रहे हैं अंडर पोषण अभियान, राइट। तो हम ये जो एग्जाम्पल्स अपने देश में बना रहे हैं, तो दे कैन बी रेप्लिकेटेड अदर कंट्रीज एज वेल, है कि नहीं। ऐसे ही इंडिया इज बिकमिंग वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ ड्यूरिंग कोविड-19। याद है वैक्सीन्स, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये ट्रिप्स पैक्ट है WTO का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमें एक्सेप्शन चाहिए था, जिससे कि हम कोविड वैक्सीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें अपने देशों में और उसको चीपर वे में प्रोवाइड कर सकें टू दी अदर ग्लोबल साउथ, यानी कि डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इंडिया इज बिकमिंग वॉइस इन दिस कंटेक्स्ट, राइट। तो यार SSTC में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। WFP जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करी, तो इसमें हम अन्नपूर्ति, जिसमें ग्रेन ATM का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पोषण अभियान, जिसमें हम प्लस WFP के साथ हम फोर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, यानी कि न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ा दो उस फूड की।
तो ऐसे एक्सपेरिमेंट ऐसे जो स्कीम्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हेन दे आर रेप्लिकेटेड हियर दे आर आल्सो सपोर्टेड बाय WFP इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो डायरेक्टली इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, दैट्स इट। अरे 5 पॉइंट हैं, कीवर्ड्स ध्यान रखिए और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट। चैलेंजेस अब क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो फंड है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल साउथ के नेशंस जितने दूर हैं SDG गोल से, उसको अचीव करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं, दोज आर नॉट देयर विद इंस्टीट्यूशन और दीज कंट्रीज। इंस्टीट्यूशन जो हैं उनमें गैप्स हैं, मीन्स वहां पर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अभी ये भी गैप्स हैं। आप ये मत समझिएगा कि अगर कोई UN एजेंसी है, कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, तो भाई उसका इम्प्लीमेंटेशन में तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होती ही होगी, ऐसा नहीं है। तो यानी कि वहाँ पर भी ये एक चैलेंज है। शेयर्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी कि हम साउथ साउथ कोऑपरेशन की तो बात करते हैं, बट अभी भी एक कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिस पर सभी आगे बढ़ रहे हों। हमने फ्रेमवर्क SDG का तो दिया है कि दीज आर द 17 गोल्स, बट टू अचीव दोज गोल्स वी नीड फ्रेमवर्क इन द स्टेप्स विच नीड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी और दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पर एक गैप है। फिर ट्रस्ट का भी इशू है। ट्रस्ट का इशू कैसे? क्योंकि जब डोनेशंस दी जाती है ना, तो उसमें कई बार कंडीशंस भी अटैच हो जाती हैं, तो वो कंडीशन कहीं पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल ना की जाए। कोई ग्लोबल नॉर्थ का नेशन किसी एजेंसी को फंड कर रहा है और कह रहा है कि ठीक है, अब आप इस ग्लोबल साउथ के नेशन में इस प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हो, लेकिन फिर कहे कि हमारी इसमें कंडीशंस अटैच होंगी, तो वो भी एक ट्रस्ट इशू है, राइट, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का अप्रूवल जो है डिले होता है, कई जगह हो ही नहीं पाता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इनोवेशन। हमें नई अप्रोचेस की जरूरत है जो मतलब इम्पैक्ट ला सकें शॉर्ट टाइम में और इन चैलेंजेस को हैंडल कर सकें। फाइनेंशियल हमें प्रोनेस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ब्रॉडर कोएलिशन चाहिए, यानी कि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना इसमें, सिविल सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट, लेकिन हमें लोकल कम्युनिटीज को भी इसमें एंगेज करना होगा, वाइडर कोएलिशन लाना होगा। वाइडर का मतलब, ब्रॉडर का मतलब है अदर ग्रुप्स को भी एंगेज करें। अब इस ट्रायंगल को और बढ़ाएं, फोकस करें, फोकस एरिया इम्पैक्ट। इसका मतलब देखो क्या है कि स्पेसिफिक हम फोकस कर लें कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन, तो अब एजुकेशन के लिए जो भी इनिशिएटिव्स हैं कई जगह वो ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप ना होकर के वेल डायरेक्टेड प्रोग्राम हो कि ठीक है, दिस प्रोग्राम, दिस इज वन प्रोग्राम, दिस इज वन वे, और वहीं पर हम फंड्स को पूल कर रहे हैं, जिससे कि रेगुलर असेसमेंट उस पूरे स्ट्रेटजी का होता रहे, तो जिससे कि फंड्स मिसडायरेक्टेड ना हो। जैसे एरियाज, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रा है, कुछ भी हो। इमर्जिंग डोमेन्स पर भी फोकस करना पड़ेगा, मतलब जैसे AI है, डिजिटल फील्ड के जो एप्लीकेशंस हैं उस तरफ भी आपको जाना होगा। प्लस जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज नेक्स्ट लेवल का है। जैसे कितनी जगह पर अफ्रीका में या कहीं पर अगर आप देख रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल इज लेस, सो हमें सोचना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो सकता है और कैसे ये SSTC जो है वो उसमें एक एफर्ट कर सकता है। तो आई थिंक हम कम समय में ज़्यादा इम्पैक्ट ला पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है 100 ईयर्स ऑफ UPSC। बधाई हो आपको। तो मतलब 99 ईयर्स हो गए, हम 100th ईयर में एंटर कर गए हैं। पता क्या होना चाहिए? एवोल्यूशन, रिफॉर्म्स, चैलेंजेस, ये सब पता होना चाहिए। एवोल्यूशन के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पहली बार यहां पर मेंशन हुआ। वैसे तो आप पढ़ते हो ना ओपन कंपटीशन का आइडिया, चार्टर एक्ट 1833, बट वहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब दे वर नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग ओपन कंपटीशन, है ना। फिर 1853 पढ़ते हो कि ठीक है अब ओपन कंपटीशन होगा, लेकिन यहाँ पर ना हम ओपन कंपटीशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम उस एजेंसी की बात कर रहे हैं हु इज गोइंग टू एंश्योर कंडक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर 1924 में, अब मेंशन तो कर दिया था आपने, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, पावर क्या होगा, तो उसके लिए एक लीग कमीशन बनाई गई थी। फिर 1926 में फाइनली स्टार्ट होता है एक पब्लिक सर्विस कमीशन, और लेकिन उस समय एक एक्सपेरिमेंट की तरह था, ज़्यादा पावर्स इसको दी नहीं गई थी। लेकिन इससे और 1935 तक जो इसने काम किया, तब जाकर लग गया था कि ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अब इसको हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन डिक्लेयर कर देते हैं, अब इसकी पावर को बढ़ा देते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर 1950 तक ये ऐसे ही था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल गई और फिर ये बना यूनाइटेड मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, राइट। अब नाउ UPSC के 3 प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। अच्छी बातें करता तो है, देखिए बाकी सभी पब्लिक सर्विस कमीशंस के कंपैरिजन में
आप विश्वास करते आए हैं यूपीएससी पे कि जिस समय कहा है एग्ज़ाम होगा, टाइम से रिजल्ट आएगा, है ना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्लेन भी करा हुआ मैंने इन प्रिंसिपल्स को यहाँ पर आपके PSR पल्स PDF में। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और यहाँ पर एनोनिमस इवेल्युएशन होगा आपकी कॉपीज़ का, और इंक्लूसिविटी रखी जाएगी जिससे कि फेयरनेस हो, चाहे कोई अर्बन बैकग्राउंड से है, चाहे रूरल बैकग्राउंड से है, चाहे किसी भी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है। ऐसी इस बेसिस पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यही है फेयरनेस का प्रिंसिपल, राइट। रिफॉर्म्स, तो यूपीएससी का कहना है कि देखिए हम कहाँ से कहाँ गए हैं। एक टाइम पर पेपर बेस्ड एप्लीकेशन होता था, लेकिन अब ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। लेकिन हमें तो सुनना है वो रिफॉर्म जो अभी होने हैं। तो फेस रिकॉग्निशन एंड बायोमेट्रिक्स, इसका इस्तेमाल होगा सेंटर्स के बाहर, ऐसा यूपीएससी चेयरपर्सन का कहना है। तो इट्स गुड, क्योंकि इम्पर्सनेशन हो जाता ना कि किसी की जगह कोई एग्जाम देने चला गया, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी फिर नहीं होगी। प्रतिभा सेतु, ये इनिशिएटिव है कि मान लीजिए किसी ने इंटरव्यू दिया और समहाउ मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो दीज पीपल आर टैलेंटेड, तो उनको मौका मिले किसी दूसरी जॉब में जाने का। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को वो डेटा शेयर किया जाएगा, जिससे कि वो भी इन स्टूडेंट्स को, वहीं पर एस्पिरेंट्स को, ऐसी टॉप पोजीशंस के लिए जो इनके स्किल सेट के हिसाब से सही है, वहाँ पर उनको प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि ऑलरेडी आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साय ने भी ऐसे कुछ पोजीशंस निकाली थी, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर की आपने इंटरव्यू दिया है, ठीक है, तो इस बेसिस पर अब हम आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसी पोजीशंस को, ठीक है, इट्स गुड, राइट, क्योंकि इतना समय कोई सिविल सर्विस एग्जाम में की प्रिपरेशन में लगाता है, दे शुड गेट द रिवॉर्ड, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए वो सांप सीढ़ी का गेम कि 99 पे पहुंचे और फिर 0 पर आ गए, है ना। खैर, दैट्स गुड। एआई का इस्तेमाल कह रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम एआई का इस्तेमाल करेंगे। कई लोग सोचेंगे सर पेपर सेट करने के लिए तो कोई क्वेश्चन जनरेशन के लिए तो एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे। मतलब इनका कहना है कि जो मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट ऑफ डेटा है, वेरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ द सर्टिफिकेट्स है, उसको डिजी लॉकर से वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उन सब कामों के लिए ऐसा इन्होंने कहा है कि यूज़ करेंगे। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो आप इंडिया की मतलब स्टील फ्रेम के लिए मतलब टॉप माइंड्स को चूज करना चाह रहे हैं, राइट, दोज हु आर गोइंग टू रन द शो। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इज द की। मतलब अगर ग्लोबल लेवल पर ब्यूरोक्रेसी आने वाले चैलेंजेस के लिए इक्विप्ड है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन हो, तो ऐसे में हमारे ब्यूरोक्रेट्स का क्या एप्टीट्यूड असेसमेंट उन पॉइंट्स पे हो रहा है, और होने के बाद क्या यूपीएससी ये भी रिकमेंड कर पा रही है गवर्नमेंट को, क्योंकि यूपीएससी का काम केवल एग्जाम कंडक्ट करना नहीं होता, राइट। तो ऐसे में जो फ्यूचर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग में भी ऐसे पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो दैट दे आर रेडी। क्योंकि इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो ब्यूरोक्रेसी को हमें स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, है ना। तो वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस वाला पॉइंट आ गया। प्लस अकाउंटेबिलिटी का एक इशू है, लेकिन दूसरी तरफ सीक्रेसी है। जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेंस में जो हम लिख कर आए, मतलब सभी का पेन पॉइंट ये होता ही है कभी ना कभी कि हमें मार्क्स कम मिले। तो बोर्ड के एग्जाम में तो होता था ना कि आप रीवैल्यूएशन करा लेते थे, है ना, स्क्रूटनी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक तरफ सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी है। अब आप कहेंगे इसका दोनों का लिंक क्या है? लिंक ये है कि अगर मान लीजिए, पहली बात तो जो मेंस की कॉपी होती है उसमें कितने मार्क्स मिले वो सब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। आपने उस पर केस कर दिया, स्टे लग जाएगा अल्टीमेटली, अगर कोर्ट के थ्रू जाएंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसीजर, तो उससे जो वो फ्लो बना हुआ था रिक्रूटमेंट का, टाइमली डिलीवरी ऑफ रिजल्ट का, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी और सीक्रेसी का एक मैनेजमेंट, मतलब एक बीच का पॉइंट रखना, वो एक चैलेंज है। अकाउंटेबिलिटी तो रखनी होगी। अभी आपने रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी सुना होगा कि आंसर की देनी है आफ्टर प्रीलिम्स, राइट। टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो एक इंक्लूसिविटी का चैलेंज भी आ सकता है। जैसे कहीं ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं दे आर नॉट दैट टेक फ्रेंडली, तो इस तरफ जब मतलब देखिए स्मार्टफोन सबके पास है, बट द पॉइंट इज कि जिस तरीके से आप इस्तेमाल करने की बात करें टेक्नोलॉजी को, तो ये भी देखें कि उस पेस का इस्तेमाल, मतलब जिस पेस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन करें वो पेस हर कोई एडप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अभी तो आपको पता है एग्जाम ऐसे ही होगा, मतलब क्लासरूम में होगा एग्जाम, राइट, और फिर रिटन है मीन्स, वो सब आपको लिखना ही होगा। पॉइंट है कि आप जब कह रहे हैं कि फ्यूचर में आप मोर टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन की तरफ जाएंगे, तो उसमें ये ध्यान रखें, ठीक है, प्राइवेसी का भी ध्यान रखें, इंक्लूसिविटी का भी ध्यान रखें, ये दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, उसकी सिक्योरिटी, ये पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है तो जब भी टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। तो आई थिंक ये पॉइंट्स तो आपको अब क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका यूज़ मैंने हर जगह बताया, किसी भी आर्टिकल को कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है, क्योंकि PSR में अगर आप हैं तो GS पेपर 4 में भी इस्तेमाल होगा, GS पेपर 2 में भी इस्तेमाल होगा, ऐसे में भी होगा, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस बार ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट वहाँ से है, मतलब कितनी बार रिपीट होने वाला PYQ है, अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका एक आंसर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इमैनुअल वॉलस्टीन याद आ रहा है कुछ, न्यू मार्क्सिज्म, कोर पेरिफेरी मॉडल, तो उन पर मैंने एक अलग से नोट दिया है। देखिए इस नोट का पर्पस ये होता है कि एडिशनल रीडिंग करते रहेंगे ना, एक थिंकर एक पल्स में, वीक में एक बार आना है ये, राइट, तो उससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से एसोसिएट करेंगे थिंकर से। मैंने उसके अलावा भी कुछ नॉलेज दी उनके बारे में, सो दैट आपकी मेमोरी में वो चीज़ फिक्स हो जाए, उस थिंकर का नाम और उसका यूज़ कहाँ होना है, दैट इज़ द पर्पस। फिर ये एक एनरिचमेंट एक्सरसाइज आपको दी है, क्वेश्चन और आंसर के स्ट्रक्चर में किन पॉइंट से आप आंसर को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो वाला तो पूरा ही आंसर दे दिया था। फिर ये कुछ MCQs हैं जो आपके प्रीलिम्स में काम आएंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है, PDF मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। PSI शशांक देख, मैं शो भी कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप, ये रहा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, PSI टॉपर ये रहा, ठीक है। लास्ट में इंफॉर्मेशन, 10th of October को न्यू बैच ऑफ PSR ऑप्शनल इज कमिंग। तो अगर आप इंतजार कर रहे थे या तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, दिस कैन बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मेन पॉइंट ये है, आपको शुरू करना चाहिए। सही डायरेक्शन में अगर गाइडेंस मिलती रहती है तो हम टाइम से कोर्स को कंप्लीट करते हैं, और साथ साथ में आंसर राइटिंग हर एक टॉपिक में एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है, मतलब मैं किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ तो पहले PYQ शो करता हूँ, these are the PYQs from this topic, so that when we cover that topic in the class, so you exactly know कि हाँ इस लेक्चर की वैल्यू ये है कि मेरे PYQs यहाँ से सॉल्व हो रहे हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, और कॉन्फिडेंस आने लगता है तो आपको पता है फिर पढ़ाई बोझ नहीं लगती, फिर आपको ये नहीं पूछना होता कि कितना टाइम किसको देना है, फिर तो पता है ना कि मुझे इस क्लास को करना है, क्लास के बाद रिविजन करना है, जब टेस्ट होगा आंसर लिखना है, क्लास में जब सर लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे तो आंसर लिखना है, वो सब फ्लो में फिर होता चला जाता है। मतलब आफ्टर 6 months यू विल बी on the other side of this tunnel and you will be confident in PSR optional. That's my promise to you. You just have to bring commitment कि हम commitment लेकर आ रहे हैं PSR optional में। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको 10th October। ज्वाइन करने का तरीका ये, अच्छा ये जो फीस शो होती है ना, ये कम हो जाती है, मतलब डायरेक्टली आप जब ज्वाइन करें तो ये कोड ऐसे यूज़ कर लेंगे आप त्यागी लाइव, तो देखिए यहाँ पर ये फीस रिड्यूस हो जाती है। अच्छा इसमें पर्सनल मेंटरशिप भी है, टेस्ट सीरीज भी है, क्लासेस भी हैं, कंटेंट भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। ये फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, ख्याल रखिए। आई होप ये PSR पल्स का इनिशिएटिव आपके काम आ रहा होगा। मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।